एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा मातनकर, आप सभी के साइंस टीचर। तो गाइज, जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स पास में आने वाले हैं, टाइम कम बचा हुआ है एंड हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट रिवीजन का भी नीड होता ही है। तो क्यों ना हम लोग चैप्टर 1 से वापस से स्टार्ट करते हैं बाय केमिस्ट्री, और फिर हम लोग पढ़ेंगे बाकी के चैप्टर्स को थोड़े थोड़े टाइम पीरियड्स में। तो दिस इज जस्ट अ रिविजन सेशन। अगर आप लोग डिटेल लेक्चर देखना चाहते हो तो गाइज आप लोग डिटेल लेक्चर के लिए लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग हमारे पेड बैचेस में इंटरेस्टेड है तो आप लोग टॉपर्स 2.0 जरूर बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरुआत करते हैं बच्चा कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, अभिक्रिया के प्रकार क्या है। ठीक है, इतनी चीजें हमें पूरे के पूरे चैप्टर में समझनी है। अब इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब कि अभिक्रियाओं को संतुलित करना। ये दो चीजें इनमें हमें करनी ही करनी है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे, रिवीजन करेंगे एंड फटाफट से आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। तो हमारे आसपास होने वाले रासायनिक परिवर्तन, या हमारे पास बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है, यानी कि ऐसे परिवर्तन जो हो गए तो उसको रिवर्स यानी पलटा ना जा सके, जिन्हें दोबारा प्राप्त ना किया जा सके, उन्हें हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और उन परिवर्तनों को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी या जब ऐसा परिवर्तन, हम बोल सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ की प्राप्ति हो। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और इन्हीं परिवर्तनों को क्या कहते हैं हम लोग, इन्हीं परिवर्तनों को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे पर जंग लगना है ना, तो लोहे पे जंग लगना एक बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। फल पौधों का, सब्जियों का सड़ जाना। आप लोगों ने देखा होगा कि फल और एक टाइम के बाद में अपना रंग जो है वो बदल देते हैं, पटाखे फूटते हैं, ठीक है, कोई चीज जलती है। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस है वो केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। भोजन का पाचन हो गया, दूध से दही का बनना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, दोनों परिवर्तन होते हैं इसमें। तो ये सारे के सारे परिवर्तन आपके पास में रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, जहां पे हमें कुछ नया पदार्थ मिलता है। जैसे कि आपने कागज को जलाया, तो कागज को जलाना एक रासायनिक अभिक्रिया है और हमारे पास में जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए हमें राख मिलती है और धुआं बाहर निकलता है, तो धुएं के अंदर जनरली होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और राख जो है वो अपशिष्ट होता है। तो ये दोनों नए पदार्थ है, मतलब कि अब हम इन नए पदार्थों से वापस से कागज को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमारे पास में जो नया पदार्थ मिला है वो हमारा सबूत है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दैट मीन्स जब भी कोई नया पदार्थ मिलता है यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रासायनिक सभी हमारे पास में जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें हम संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए समीकरणों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग समीकरणों के माध्यम से दर्शाते हैं, क्योंकि ये आसान तरीका है। तो समीकरण कैसे लिखा जाता है? तो समीकरण की मैं बात करूं, समीकरण के मुख्य भाग होते हैं आपके पास में। पहले अभिकारक, ठीक है, समीकरण लिखने के लिए आपको जरूरत पड़ती है अभिकारकों की। अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो क्या कर रहे हैं, जिनके कारण अभिक्रिया हो रही है, या वे पदार्थ जो अभिक्रिया कर रहे हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और फिर आते हैं आपके पास में उत्पाद। तो उत्पाद में क्या हो जाता है? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद, या हम बोल सकते परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुए, अभिक्रिया के बाद प्राप्त हुए।
तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है यार? देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको बोला अभिकारक मतलब कि वो क्रियाकारक है, इसको हम क्रियाकारक के नाम से भी जानते हैं। उत्पाद मतलब कि प्राप्ति हुई, बाद में बना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया बच्चा, दूध से दही में परिवर्तन हुआ है ना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ठीक है। तो इस प्रोसेस में सभी लोग देखना, दही क्या है बच्चा? दही होता है आपके पास में उत्पाद। दूध क्या होता है? दूध होता है अभिकारक। तो ये हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। अब दूध में और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि दही में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन अगर मैं कुछ आसान अभिक्रियाओं या आसान परिवर्तनों की बात करूं, हाँ जी, दूध से दही में बदलना या फिर फलों का सड़ना, बहुत सारी उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत सारी अभिक्रियाएं, मतलब बहुत सारे उसमें अभिकारक होते हैं जो कि उत्तरदायी होते हैं आपके रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया के लिए। परंतु हम बात करते हैं कुछ सिंपल अभिक्रिया। सिंपल अभिक्रिया हम लोग को पढ़नी क्लास 10th 11th 12th तक की, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना हम लोगों को। तो जो सिंपल अभिक्रिया होती है जैसे कि लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना इस बेसिकली क्या हो रहा है कि लोहे पर जंग लगना, तो इस जंग लगने की पूरी प्रोसेस को अगर मैं दर्शाऊं तो होता क्या है कि लोहा जो है वो हमारे वायुमंडल की वायु के साथ अभिक्रिया करता है, और जो नमी होती है वायु की उसके साथ में अभिक्रिया करके बनाता है उत्पाद। तो उत्पाद क्या होता है? जंग होता है, सभी लोग समझना। तो इसे हम बोलते हैं उत्पाद। और ये अब देखो कि जंग लोहे से बिल्कुल अलग होता है, लोहा मजबूत होता है, जंग बिल्कुल भरभसा होता है, ठीक है। तो लोहा, वायु, नमी, इनको हम बोलते हैं अभिकारक। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और उन्हें क्या बोलते हैं? उत्पाद। दूसरी चीज जो हम समीकरण बनाते समय हमें ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि जब भी हम कोई भी हमारी अभिक्रिया के समीकरण लिखते हैं तो जनरली हम बेटा इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। क्या होता है, ये बहुत बड़ा इसको बोला ना कि समीकरण मतलब क्या है, जितना शॉर्ट में लिख सकते हो उतना हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको और शॉर्ट में और छोटा करके लिखेंगे। तो और छोटा करने पर क्या मिलने वाला है आप लोगों को, इसको जब हम और छोटा करके लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि लोहा है तो लोहा ये कहलाता है लोहे का रासायनिक संकेत, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रासायनिक संकेत कहा जाता है। तो ये संकेतन पद्धति होती है जहां लोहे को Fe से दर्शाया जाता है ना, सिंबल बोलते हैं इसको, प्रतीक बोल सकते हैं ना, रासायनिक प्रतीक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये है आपके पास में प्रतीक, किसके लिए? लोहे। लोहे को आपको हमेशा Fe से दर्शाना है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N लिखते हैं, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हीलियम को He लिखते हैं। तो ये दर्शाने का तरीका होता है, इन्हें कहा जाता है प्रतीक, कि हम छोटे छोटे जितना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लिखेंगे, ठीक है। फिर Fe हमारे पास में है। वायु में जनरली अगर मैंने बोला वायु के उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही तो मतलब समझ जाना कि वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी। एंड फिर नमी मतलब कि पानी का ही रूप होता है, तो पानी को हम लिखते हैं रासायनिक सूत्र के रूप में, इसे कहते हैं रासायनिक सूत्र। ये भी आपके पास में अणु का सूत्र होता है, और ये बच्चा आपके पास में तत्व का संकेत है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण के अंदर संकेत सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, और हम इसको दर्शाते हैं चिन्ह से। तीर बताता है कि अभिक्रिया संपन्न होकर के बनाएगा जंग। तो ये है आपके पास में उत्पाद, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण। अब इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि तीर के ऊपर आप उपस्थिति या जो भी वायुमंडलीय परिस्थितियां होती है वो बता सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं हमारे पास में कि शोषण अभिक्रिया होती है, शोषण की बात नहीं करेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, ठीक है। अब सभी लोग जानते हो कि जब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंतर्गत इस अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा है या समझा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में जरूरत होती है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की। यानी कि हमारे पास में दो नेसेसरी चीजें होती है, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी हरक लवक। तो ये दोनों चीजों का होना जरूरी है, तभी हमारे पास में अभिक्रिया संपन्न होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में अभिक्रिया होती है, परंतु किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, तभी अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इस पूरी की पूरी रिएक्शन के अंदर, इस बेटा पूरी अभिक्रिया में हम यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर C6
H12O6 जो कि ग्लूकोज है, और साथ में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो इस पूरी रिएक्शन में मेरे बच्चा तुम लोग देखो, तीर के ऊपर हम लोगों ने क्या रखी, हमारी जरूरतमंद चीजें रखी जो जिस परिस्थितियों में हमारे पास में अभिक्रिया हो रही है। तो तीर के ऊपर नीचे परिस्थितियां को आप दर्शा सकते हैं कि कौन सी परिस्थिति है। इसके अलावा समीकरण में जो हमें ध्यान रखना होता है वो होती है स्टेट। स्टेट मतलब कि पदार्थ की अवस्था, कि आपके जो अभिकारक है उनकी पदार्थ की अवस्था क्या है। तो अभिकारक और उत्पाद की अवस्था, तो अवस्था क्या होती है, जैसे कि ठोस द्रव गैस है ना, तो ठोस द्रव गैस एक अवस्था हो गई। और इसके अलावा एक और चीज हमें समझनी है, जलीय विलयन। ठीक है, जल में घुला हुआ जलीय विलयन। तो जलीय विलयन मतलब कि जल में घुला हुआ। ठीक है, तो जलीय विलयन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शुरुआत करते हैं ठोस से। ठोस को हम दर्शाते हैं अंग्रेजी के शब्द एस से, क्योंकि अंग्रेजी में लिखते हैं सॉलिड। द्रव को हम लिखते हैं अंग्रेजी में लिक्विड, तो उसका एल लेटर लेते हैं। गैस को लिखते हैं हम लोग कैपिटल जी से, स्मॉल जी से, सॉरी स्मॉल जी से हम लोग लिखेंगे। जलीय विलयन को लिखते हैं एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि एक्यू। तो ये दर्शाने का तरीका होता है। तो अब इसका कैसे प्रयोग करते हैं पदार्थ की अवस्था का, जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो गैस को हम किस रूप में दर्शाएंगे, स्मॉल जी। चूंकि ये गैस है तो हम बगल में लिखेंगे स्मॉल जी। ये क्या है, जल यानी कि H2O, तो इसको किस रूप में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर H2O को लिखेंगे L। क्यों, क्योंकि लिक्विड है, क्योंकि द्रव रूप में पाया जाता है, पानी द्रव होता है। ये ग्लूकोज जो होता है वो कैसा है आपके पास में, ठोस पदार्थ होगा, एंड ऑक्सीजन क्या होगी, गैस होगी। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, आपकी जो भी अवस्थाएं होती है उनका निरूपण करते हो। तो ये है रासायनिक समीकरण को समझना, लिखना। परंतु अब बात करते हैं संतुलित करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या होता है मेरे बच्चा, समझना इस चीज को, कि कोई भी प्रकृति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आप लोगों ने सुना होगा कि मास यानी द्रव्यमान को ना ही कोई मिटा सकता है और ना ही कोई इसको उत्पन्न कर सकता है। जैसे आप लोगों ने वो क्लास 9th में एक थ्योरी पढ़ी होगी कि हमारा जो द्रव्यमान है वो एक जैसा रहता है, चाहे हम ब्रह्मांड में कहीं भी घूम रहे हो, बस हमारा वजन बदलते रहता है ड्यू टू ग्रेविटी। बट वो जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो नियत रहता है। मतलब क्या है इसका, कि द्रव्यमान हम कहीं भी चले जाए, यूनिवर्स में हम कहीं भी चले जाए, हमारे शरीर में जितना भरा हुआ है मटेरियल वो उतना ही रहेगा, वो कभी ना ही हटेगा ना मिटेगा। तो इसका मेन जो रीजन, जो कारण है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो यही बोलता है कि जब भी कोई अभिक्रिया हो रही होती है, तो जैसे मास को हम नहीं कुछ कर सकते, मास चेंज नहीं होता, तो वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण नियम बताता है कि जब कोई अभिक्रिया भी हो रही होगी तब भी द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास में ए है और ए बी से मिलकर के कुछ बना रहा होगा सी डी, मान लीजिए मेरे पास में ऐसा कुछ बन रहा होगा। सो बेसिकली सी बी मत बोलो, ए बी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ए बी मान लेते हैं, दिस इज ए बी। सो हमारे पास मान लीजिए ए बी बना। तो अब हमको करना क्या है कि जो ए और बी मिलकर के ए बी बनाए हैं, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में ए बी का द्रव्यमान, यानी कि हमारे पास में जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए उत्पाद के द्रव्यमान के। यही हमारा रूल होता है। दो चीजें होती है, अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा इक्वल टू रहेगा किसके, उत्पाद के द्रव्यमान के, और यही हमारा रूल होता है संतुलित रासायनिक समीकरण का। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चलो आपको एग्जांपल देती हूँ मेरे बच्चा। एग्जाम्पल है ऐसा कि मैम हम संतुलित कैसे करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम इतनी सारी अभिक्रिया हम लोगों ने देखी, इतनी सारी हम लोगों ने अभिक्रिया देखी, तो क्या ये संतुलित है? नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर नहीं है। तो द्रव्यमान कैसे बराबर नहीं है इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी समीकरण में अगर आप देखना चाहते हो कि क्या दोनों पक्ष का, यानी कि अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो बराबर है या नहीं है, इसे देखने के लिए आप एक तरीका प्रयोग में ला सकते हो, वो है परमाणु की संख्या गिनना। हाँ जी, जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, अभिक्रिया करती है जल के साथ में जो कि लिक्विड है, सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट, मैं अंग्रेजी में लिख रही हूं, एंड क्लोरोफिल जो होता है आपके पास में, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करके C6H12O6 का निर्माण करेगी, साथ में हमारे पास ऑक्सीजन बाहर निकालती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस सबको पता है। नाउ लेट्स बैलेंस इट। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों ही तरफ के, यानी कि इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ
जो परमाणु है, जैसे मान लो कार्बन परमाणु है, तो अभिकारक में और उत्पाद में संख्या बराबर करना है, बस हमारा काम क्या है, दोनों को बराबर करना। ये अभी बराबर नहीं है, यहाँ पर 1 कार्बन है, वहां पर 6 कार्बन है, अभी ये बराबर है क्या, नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। तो अब हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के जो परमाणुओं की संख्या है उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इधर अभिकारक के परमाणु और उधर जितने परमाणु है उनकी टोटल संख्या इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे कार्बन परमाणु का एक हमारे पास में परमाणु, मतलब यहाँ पर मैं देखूं तो कार्बन के हमारे पास 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के हमारे पास में कितने परमाणु है, 3 परमाणु है। देखो परमाणु कैसे गिनते हैं, 1 2 3, तो पूरे अभिकारक में जब भी गिनोगे तब पूरे अभिकारक में गिनना है। यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो O के नीचे 2 लगा हुआ है, दैट मीन्स 2 परमाणु है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के हमारे पास में टोटल 3 परमाणु हो गए, और वहां पर मेरे पास में इसके अलावा कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन अलग है, इसके अलावा हाइड्रोजन हमारे पास में है, तो हाइड्रोजन कितने मेरे पास में, 2 हैं। तो ये अभिकारक के अंदर पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ तत्वों के परमाणु हैं। तो मेरे पास में कौन कौन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं है। तो यही अभिक्रिया कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मेरे पास में यहाँ पे उत्पाद में देखो, बताओ उत्पाद में कार्बन कितने हैं बेटा, 6 है, हाइड्रोजन कितने मेरे पास में, हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास में, ऑक्सीजन भी 6 7 8 है, सॉरी 8 है। तो अब हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना। अब आप देखो यहाँ पे क्या बैलेंसिंग दिख रही है, नहीं दिख रही ना भाई, हमको चाहिए दोनों तरफ इक्वल इक्वल। तो हमारे पास सबसे पहला काम होगा कि चूंकि मैं देख सकती हूँ उत्पाद में आप मल्टीप्लिकेशन कहीं भी कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, गुना भाग करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर C6 लिखा हुआ है, तो अभिकारक में ये आपके पास में अभिकारक है मेरे बच्चा, ये आपका क्या है, अभिकारक है, और ये आपका उत्पाद है। तो जरा बताइए मुझे कि अभिकारक और उत्पाद में जो अभिकारक है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, उत्पाद में कितनी है, 6 है। अब अभिकारक के अंदर चूंकि एक ही कार्बन है, तो हम क्या इसमें 6 का गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 का गुना कर दूं कार्बन के अंदर, तो यहाँ 6 का गुना करूंगी, और जब मैंने यहाँ पे 6 का गुना किया, तो चूंकि 6 का गुना करने से ऑक्सीजन भी तो जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में, तो ऑक्सीजन के अंदर भी 6 का गुना हो जाएगा। तो कितनी ऑक्सीजन है मेरे पास में, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा है O2, O2 मतलब कि इसका गुना होगा 6 में, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऑक्सीजन के अंदर भी बेटा 6 का गुना हो गया, और हमारे पास में कितनी हो गई, ये अपडेट होकर के 12 ऑक्सीजन हो चुकी है। 12 क्यों, 13, यहाँ पे कितनी होगी, 13, एक इधर भी तो है, कितनी होगी टोटल, 13। अब ऑक्सीजन वहां पर 8 है, यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन को हम बाद में संभालेंगे, पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पर 2 है, वहां पर 12 हाइड्रोजन है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे पास में जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो 12, मतलब सॉरी, हमारे पास में हाइड्रोजन वहां पर 12 है, यहाँ पर 6 है, सॉरी 2 है। तो हम ऐसा किस चीज का गुना करें कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 12 हो जाए। तो भाई मैं देख सकती हूँ साफ साफ, 6 दूनी 12 होता है, 6 का गुना करूंगी तो बेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अपडेट होकर के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 से हमारे पास में हाइड्रोजन 12 हो गई। सो नाउ ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन 6, और यहाँ पे तुम देखो 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18। तो ऑक्सीजन मेरे पास में 18 से अपडेट हो गई। तो ये तरीका होता है, तो 6 18 और 12, ठीक है। अब यहाँ पर देख रही हूँ कि हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, कार्बन की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 का गुना कर दूं, 6 दूनी 12 और 6 18, बेटा नाउ मेरे पास ये भी बैलेंस हो चुका है। तो आप देखो ऑक्सीजन 18 है, हाइड्रोजन 12 है, कार्बन 6 है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, सभी लोग फटाफट से बताइएगा मुझे। होमवर्क है PbNO3 का होल 2, इसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने को हम त्रिभुज से दर्शाते हैं। तो गर्म करने पे हमारे पास में बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस निकलती है ऑक्सीजन गैस। तो आपको इस समीकरण को बैलेंस करना है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बैलेंस करके बताइए इसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा होमवर्क दे रही हूं मैं, ओके। चलो अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आज बेटा सबसे पहले जैसे बताया मैंने आपको कि रिवीजन चल रहा है। तो बेसिकली रिवीजन मतलब कि रिवीजन ये होता है ना कि हम उसमें डिटेल में नहीं जाने वाले। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझानी है, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती है, बट हम कुछ स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम संयोजन अभिक्रिया।
ये अभिक्रिया में क्या होता है, संयोग होता है। सब लोग देखो नाम में लिखा हुआ है संयोजन, मतलब क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, दो चीजों का संयोग हो रहा है आपस में, इसे हम क्या बोल रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि दो पदार्थ है मेरे पास में, मान लो मेरे पास में अभिकारक बहुत सारे, दो क्या बहुत सारे मान लो, तो मेरे में जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिल करके सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं, याद रखना फर्क नहीं पड़ता कितने अभिकारक लिए है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कितने कम अभिकारक लिए है, फर्क इस बात से पड़ता है कि उत्पाद कितने होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। आप देखिए मेरे पास में ए बी मिलकर के सिर्फ ए, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए नाम का कोई यौगिक है, बी नाम के यौगिक से मिल करके क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। तो ये ए बी जो है वो एक सिंगल उत्पाद है ना, आप लोग देखो ये एक ही उत्पाद मिला है, इसका एक क्वालिटी हमको आखिरी में क्या मिलेगा, एक ही उत्पाद मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अब एक ही उत्पाद का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ देखो यहाँ पर हमको दो मिले हैं, यहाँ पर हमको तीन उत्पाद मिले हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं उत्पाद। तो हमारे पास में यहाँ पर एक ही उत्पाद मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए आप लोग देख सकते हो, दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से उठाया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल है कि आपके पास में जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे चूने के जब पानी के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो बिना बुझा चूना जब जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो ये अभिक्रिया में आप देखो हमको सिर्फ एक ही पदार्थ मिल रहा है, ऊष्मा पदार्थ नहीं होता, पहले बता देती हूँ बेटा, ऊष्मा पदार्थ नहीं है, हमें पदार्थ क्या मिला ये, तो इसे हम लोग बोलेंगे उत्पाद। तो हमारे उत्पाद कितने हैं, वो एक ही उत्पाद है, ज्यादा है क्या, नहीं, ये एक ही उत्पाद मिला है, और ये एक उत्पाद को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यार ये अकेला उत्पाद है और यहाँ क्या हुआ है, संयोजन हुआ है। वैसे ही अगर आप कोयले को जलाते हो तो कोयला यानी कि उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होना क्या कहलाता है, ये, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये सिंगल उत्पाद बना। सब लोग देखो तो हमारे पास में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार से जल का निर्माण होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है इत्यादि, ठीक है। चलिए तो ये थी आपकी संयोजन अभिक्रिया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दूसरी अभिक्रिया, इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऊष्माक्षेपना मतलब बाहर निकालना, तो ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर क्या हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। बेटा क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो, मतलब अभिक्रिया के बाद उत्पाद के साथ, याद रखना उत्पाद बनने के बाद, उत्पाद बनने के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या उत्पाद के साथ, जैसे यहाँ पर लिखा है ना उत्पाद के साथ अभी क्या हो रहा है, उत्पाद के साथ ऊष्मा निकल रही है। तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, जैसे कि बेटा प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ पे, हाँ, तो इसका मतलब आप लोग देखो वापस से लिखो ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक गैस का दहन। भाई प्राकृतिक गैस जैसे कि मेथेन होती है, तो मेथेन का दहन मतलब कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है बेटा, तो वो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, जल का निर्माण करती है। फर्क नहीं पड़ता इसमें कितने उत्पाद बन रहे कितने नहीं बन रहे, बस याद क्या रखना है आपको की पॉइंट इसका, कि वो हर अभिक्रिया, चाहे वो कोई भी अभिक्रिया हो, वो हर अभिक्रिया जिसके अंत में जाकर के क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, जिस पतीले में हमने रिएक्शन करवाई वो गर्म हो जा रहा है, वो पिघल जा रहा है, समझ जाना वो कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही होती है। ऐसे ही आप लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी जलाना, कोयले को जलाना, ठीक है, आप लोग किसी अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवा दो, सब ये सारी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोज का जो अपघटन बोल सकते हो, या ग्लूकोज का टूटना बेसिकली। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, श्वसन अभिक्रिया होती है। तो श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चा, श्वसन अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि श्वसन में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमारे खून में जाती है। तो खून में जाती क्यों है, ताकि हमारे जो
टिश्यूज है, जो सेल्स है, कोशिकाओं के अंदर संचित जो ग्लूकोज है उसको तोड़ सके। तो उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं हमारे पास में बॉडी के अंदर बेटा, जो ऑक्सीजन होती है वो काम करती है और ऑक्सीजन तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, एंड फिर वहां पे निकलती है ऊर्जा जिसके कारण हम काम कर पाते हैं। तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी आपकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग रिएक्शन, मतलब बेसिकली रिएक्शन हुई और साथ में क्या निकला, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है या ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन विद जल या वाटर। तो बेटा यहाँ पर अभी देखो, अभी मैंने बताया कि वो हर अभिक्रिया जिसके साथ में क्या हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, वो हर अभिक्रिया जिसके साथ में क्या हो रही है बेटा, ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसका कोई लेना देना नहीं है, ये रिएक्शन को भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पर अभी इसको भूल जाओ, ये आईएमपी है परंतु अभी इसको भूल जाइए कृपया करके। ठीक है, चलिए। तो इसके अलावा और उदाहरण क्या होते हैं, इसके अलावा कुछ और भी उदाहरण होते हैं, जैसे साग सब्जियां जो होती है वो सड़ने लगती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, समय के साथ में जो साग सब्जियां होती है वो दिन ब दिन रह के क्या हो जाती है, सड़ती है या खराब होने लगती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रकार से हम बोलते हैं इसको कि यहाँ पर वो खराब होने में हमारे पास ऊष्मा बाहर निकलती है, हमें पता नहीं चलता परंतु ऊष्मा जो है वो क्या होगी, उत्सर्जित होती है। हाँ, यहाँ पे ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। इसी प्रकार बच्चा आप लोगों के पास में बहुत सारे रिएक्शंस मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने चूने के अंदर पानी डाला तो वहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना, मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे पर जंग लगती है, पर आपने कभी महसूस किया है कि लोहे पर जब जंग लगती है तो जंग लगने पर क्या होगा कि वहां पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना, वहां पर क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, हमें पता नहीं चलता। वहां पर क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है परंतु हमें पता नहीं चलता कि ऊष्मा उत्सर्जित हुई है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है परंतु हमें फिर भी पता नहीं चला कि ऊष्मा बाहर निकल गई है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है कि लोहे पे क्या हो रहा है, जंग लग रहा है और ऊष्मा बहुत धीमे धीमे निकलती है तो हमको पता नहीं चलता। ठीक है, सेम ऐसा साग सब्जियों में भी होता है कि जो शाक सब्जियां होती है वो क्या करती है ना, वो धीरे धीरे कंपोस्ट होती है। तो जब वो कंपोस्ट होती है वो धीरे धीरे खराब होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित करते रहती परंतु हमें पता आराम से लगता है। ठीक है, चलो अगली जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये अभिक्रिया में होता क्या है, टूटता है बेसिकली। संयोजन में क्या हुआ था, सब लोग देखो, संयोजन अभिक्रिया में जुड़ा था, यहाँ पे टूटता है। और यहाँ पर याद रखना, जैसे संयोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ बनता है उत्पाद के रूप में, वियोजन में एक पदार्थ को तोड़ते हैं, मतलब एक ही पदार्थ को तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास में कोई पदार्थ है, कोई हमारे पास में मान लीजिए रिएक्शन ऐसी होती है कि मेरे पास में ABCD नाम का कोई यौगिक है, इसको मैंने क्या करा बेटा, तोड़ दिया, यानी इसका वियोजन कर दिया। जैसे मान लो मेरे पास में बन गया फिर A+B+CD, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर ABCD नाम का एक पदार्थ मल्टीपल, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। समझ में आया, इस चीज को समझते हैं वापस से। सो इसको ना कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। तो इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसका अगर आप क्या करना चाहते हो, वियोजन करना चाहते हो, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वियोजन अभिक्रिया का, जैसे मैंने आपको बताया, फंडामेंटल रूल क्या होता है कि हम इसको तोड़ रहे हैं, तो जब भी इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे जो कार्बोनेट होता है ये टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गर्म करना पड़ता है वियोजन के लिए, तो हम गर्म करते हैं यानी कि तापन करते हैं। तापन करने से क्या करता है, यह जो यौगिक है उष्मा ग्रहण करेगा और उष्मा को ग्रहण करके टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, और यहाँ पे जो कार्बोनेट था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ये पहले से अभिक्रिया बैलेंस है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक यौगिक था जो कि टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये दो चीजें हुई है यहाँ पर। तो
ये जो वियोजन अभिक्रिया है, जैसे हमने समझा कि इसको यौगिक को गर्म करना पड़ा है हमको, है ना। तो बेसिकली जब भी वियोजन अभिक्रिया करी जाती है या होती है तो हमेशा हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया हमेशा ऊर्जा देके की जाती है। या तो आप बेटा ऊर्जा को 3 रूप से प्रदान कर सकते हो किसी भी यौगिक को, या तो बच्चा आप दे सकते हो उष्मा के रूप में, जैसे आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो ना, तो उष्मीय ऊर्जा के रूप में अगर आप क्या करवाते हो, उष्मा देकर वियोजन करते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं उष्मीय वियोजन, है ना। तो हम जहां पर उष्मा देकर के वियोजन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन या अपघटन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज जो है बेटा, दूसरी जो ऊर्जा है वो है प्रकाश ऊर्जा। तो जब आप क्या करते हो, प्रकाश देते हो किसी भी यौगिक को और वो विघटित हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है, ठीक है, सॉरी विघटित तो बोल रही हूँ, कि वो क्या होता है, टूट जाता है, वो वियोजित हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। एंड अगर आप विद्युत दे करके या विद्युत ऊर्जा के माध्यम से किसी यौगिक को तोड़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग विद्युत वियोजन। तो इतनी सी कहानी है। और बच्चों आप सभी को बता देती हूँ कि हमारे पास में वियोजन अभिक्रिया इसी प्रकार से हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं वापस से, इसके आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया हमारी यहाँ तक के तो कंप्लीट हो ही चुकी है। नाउ हमें जो कवर अप करना है दैट इज कि किस प्रकार से उष्मीय वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है, एंड आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं दैट इज विद्युत वियोजन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उष्मीय वियोजन में हम लोग उष्मा देते हैं, तो कुछ यौगिक के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जितने भी यौगिक होते हैं वो जनरली सॉल्ट्स को हम वियोजित कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना, ये देखो जैसे कि लिखा हुआ है फेरस सल्फेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सल्फेट का यौगिक है ना। तो हमें पहचान करनी है कि किस प्रकार का यौगिक है। तो FeSO4 एक प्रकार का यौगिक होता है। तो जब इसको उष्मा दी जाती है तो ये टूट जाता है Fe2O3 जो कि फेरिक ऑक्साइड होता है ना। तो Fe2O3 में ये ब्रेक डाउन हो गया, ये टूट गया, तो ये टूटा है अपने ऑक्साइड में। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये किस में टूटा है, अपने ऑक्साइड में टूटा है। साथ में जो SO4 था वो गैस के रूप में बाहर निकलेगा। तो 2 प्रकार की गैस निकलेगी, डाई ऑक्साइड सल्फर का एंड ट्राई ऑक्साइड। तो सल्फर डाई ऑक्साइड एंड ट्राई ऑक्साइड में ये विघटित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप इसको पहचानना चाहते हो तो इसका वियोजन पहचानने के लिए आप जब परख नली में गर्म करते हो तो फेरस सल्फेट एक हरे रंग का क्रिस्टल होता है। कैसे होता है बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। जब इसको आप गर्म करते हो इसका ऑक्साइड जो होता है वो बचता है, तो आपको मिलेगा व्हाइटिश कलर का Fe2O3, सॉरी व्हाइटिश भी नहीं बोल सकते, व्हाइटिश ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा कत्थे कलर का होगा ये। और यही जो आपके पास में FeSO4 है वो टूटेगा अपने ऑक्साइड के अंदर। नाउ बात करते हैं चूने के पत्थर का वियोजन। तो हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। चूने का पत्थर मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा यही सूत्र होता है संगमरमर का भी, हम संगमरमर के लिए भी यही प्रयोग में लाते हैं एंड चूना पत्थर भी बोलते हैं। और चौक आप लोगों ने देखी होगी, चौक या खड़िया, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है किसके, आपके चूना पत्थर के। मतलब चूना पत्थर को हम इन रूपों में भी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेचुरली यहाँ हमारे जो आसपास पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं उनमें हमें इन्हीं रूप में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं लेड नाइट्रेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछते हैं। तो लेड नाइट्रेट का वियोजन, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र लिखा जाता है PbNO3 का होल 2। तो PbNO3 का होल 2 जो है ये आपके पास में लेड नाइट्रेट है। तो जब आप इसका वियोजन कर रहे होते हो तो वियोजन के समय हमेशा याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पे जो उपस्थित होता है, यहाँ पे हमने देखा, जैसे आपके अगर आपने नोटिस करा होगा यहाँ पर लेड है, ठीक है, वहां पर कौन था, यहाँ पे कैल्शियम है। अगर आप लोग देखो यहाँ पे नोटिस करो, ये कैल्शियम है और यहाँ पर आयरन है, लोहा है। तो जो जो सामने थे, तो उष्मीय वियोजन में जो भी पदार्थ सामने था उनके क्या बने हैं, वो अपने ऑक्साइड में ही टूटे हैं। तो लेड अपने ऑक्साइड में मुक्त हुआ। तो आप देखो कि जब हमने इसको गर्म किया, जब हमने तापन किया तो लेड ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पर जो नाइट्रोजन थी वो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गई है और बची कुची आपकी ऑक्सीजन बाहर आपने लिख दी है। तो इस प्रकार से ये ब्रेक डाउन हुआ। तो लेड नाइट्रेट 3 यौगिकों में टूटा, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में, ऑक्सीजन गैस में। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड को भूरे रंग की गैस के नाम से भी जानते हैं। ये ब्राउन कलर की गैस होती है बेटा, ये कैसी होती है, भूरे रंग की गैस होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी होती है, जो NO2 होती है ये एक भूरे रंग की गैस होती है, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी वियोजन। तो विद्युत अपघटनी वियोजन में हम जल का वियोजन जनरली देखते हैं। तो जल का वियोजन, जैसे कि जल क्या होता है बच्चा, आपके पास में H2O होता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी वियोजन में हम क्या करते हैं, हम एक प्रकार से इलेक्ट्रोड्स या फिर बोल सकते हैं बच्चा कि ऐसी रॉड्स जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, उनका प्रयोग करते हैं। तो जब हम किसी भी दो ऐसी रॉड को इस प्रकार के संयोजन में लगाते हैं और उन्हें बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी का धन सिरा, ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी रॉड से बैटरी का, अगर मान लीजिए मेरे पास में ये बैटरी है और मेरे पास में एक रॉड ये है, दूसरी रॉड ये है, तो दो रॉड है मेरे पास में, एंड दोनों ही रॉड्स को अगर आप ध्यान से देखो तो बैटरी का जो ऋण सिरा जिस रॉड से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। इसका नाम क्या होता है, कैथोड। तो याद रखिएगा, बैटरी का ऋण सिरा जिस रॉड से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं कैथोड, और जिस रॉड से आपका धन सिरा जुड़ता है उसे बोलते हैं एनोड। तो बैटरी का धन सिरा जुड़ता है जिस छड़ से, उसको हम एनोड बोलते हैं। जिस छड़ से आपका ऋण सिरा जुड़ता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। और जिस भी पदार्थ का वियोजन करना होता है उसे हम इस प्रकार से जलीय विलयन के रूप में यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो हम बात कर रहे हैं जल के विद्युत वियोजन की। तो बेटा कैथोड पे चूंकि कौन सा सिरा होता है, ऋणात्मक सिरा होता है, एनोड पे धनात्मक सिरा होता है। तो जब जल का विद्युत अपघटन होता है ना, तो जब हम लोग बात करते हैं जल के विद्युत अपघटन की, तो जब जल टूटता है बेटा, तो जल के दो हिस्से होते हैं, एक होता है H+, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास में O, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दो पार्टिकल्स है आपके पास में। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिवली होता है, मतलब बेसिकली धनात्मक होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि हाइड्रोजन धनात्मक, ऑक्सीजन ऋणात्मक होती है। तो ये इकट्ठा होता है, आपके धन वाला चीज जो है वो कैथोड पर इकट्ठा होगा, एंड आपका जो ऋण वाला सिरा है वो किस पे इकट्ठा होता है, एनोड के ऊपर इकट्ठा होगा। तो एनोड पर आपको मिलती है ऑक्सीजन गैस, जबकि कैथोड पर आपको मिलती है H2 गैस। और यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि हमें H2 गैस मिलती है 2:1 के रेशो में, यानी कि हाइड्रोजन गैस के जब 2 अणु मुक्त होते हैं तब जाके ऑक्सीजन गैस का 1 अणु मुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये वियोजन संपन्न होता है। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो इस समीकरण को कि हमारे पास में H2O था, तो H2O को जब आपने विद्युत वियोजन किया, इसको विद्युत वियोजन ऐसे लिख सकते हो आप लोग, तो हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बैलेंस हो गया। तो ये आपके पास में विद्युत वियोजन है। आप देख सकते हो समीकरण से कि जब हमारे पास में 2 हाइड्रोजन के जो अणु है वो निकल रहे हैं, तब जाके ऑक्सीजन का 1 अणु मुक्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में यौगिक टूट जाता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा ग्रहण करके यौगिक का टूटना, इसका एग्जाम्पल देख लेते बेटा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि AgCl। तो AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप क्या करते हो, प्रकाशीय ऊर्जा में रखते हो या सूर्य की उपस्थिति में रखते हो, है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हो कि सूर्य की उपस्थिति में रखने पर क्या कर सकते हैं इसको, कि सूर्य की या सूर्य के प्रकाश के, यहाँ पे लिख दो सूर्य का प्रकाश, है ना, ये परिस्थितियां है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में Ag में टूटेगा, सिल्वर जो है वो क्लोराइड के अंदर अपचयित हो जाता है बेटा। तो इस प्रकार से वियोजन हुआ आपके पास में। तो आप देख सकते हो कि सिल्वर जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है आपके पास में सिल्वर में और क्लोरीन में। तो सिल्वर जो होता है बेटा ये ग्रे कलर का होता है, अंग्रेजी में इसको ग्रे बोलते हैं, हिंदी में स्लेटी कलर के नाम से भी जानते हैं, या इसको बोल सकते हो धूसर कलर। धूसर मतलब कि गधे के कलर का, ठीक है। तो ये भी एक आपके पास में क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका वियोजन कैसे होता है। तो उसको भी आप प्रकाश ऊर्जा में रखते हो जब, तो हमारे पास Ag जो है वो इस प्रकार से टूटेगा एंड ब्रोमीन जो है वो गैस के रूप में मुक्त होता है। नाउ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चा कि आपके पास में इन यौगिकों का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, है ना, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इनका प्रयोग किया जाता है, या इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओके, चलिए, तो ये था प्रकाशीय वियोजन। तो हम लोगों ने इनके बारे में भी सीख लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो कि आप लोगों को आनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आपको विस्थापन अभिक्रिया से देखने को मिलेंगे, ठीक है।
चलिए तो हम आगे बढ़ते, सबसे पहले बात करते बेटा, ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील पदार्थ या यौगिक से क्रिया करके अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को यौगिक से मुक्त कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग देखो बेटा, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक की अभिक्रिया करने पर, चूंकि जिंक इस पूरे यौगिक के जो कॉपर तत्व है उससे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो जिंक कॉपर को हटा करके खुद बना देता है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और साथ में बाहर निकालता है आपका कॉपर को अलग। तो कॉपर आप देख सकते हो जो है धातु अलग हो चुकी है, जबकि यहाँ पे जिंक ने उसको विस्थापित कर दिया है। तो जिंक ने हटा करके कॉपर को खुद अपना यौगिक बना लिया है जिसका नाम है जिंक सल्फेट, और ये रहा आपका कॉपर धातु। तो अब इसमें फायदा क्या होता है, फायदा हम बताते हैं आपको बेटा कि बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील होती है, तो इसको पता करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक छोटा सा याद रख सकते हो चीजें। तो जैसे मान लीजिए मैं ऐसे याद रखती हूँ, कनका, मांगे, आलू, जिंक, फिर भी हाइड्रोजन, क्यू, पारा, चांदी, सोना। सो बच्चों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, कनका, मांगे, आलू, जिंक, फिर भी हाइड्रोजन, क्यू। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें करनी है दैट इज कि बच्चा आप लोग देखो यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो आप लोगों ने देखा है बढ़ता हुआ क्रम। तो सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, फिर उससे कम अभिक्रियाशील कौन है, सोडियम। तो जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है वो सबको विस्थापित कर सकता है, वो इन सबको विस्थापित कर सकता है अपने यौगिक से। आप बेटा सोडियम का कोई यौगिक, आप कैल्शियम का कोई यौगिक, मैग्नीशियम का कोई यौगिक रख दीजिए, तो पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम सबके यौगिक से सबको हटा सकता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करती सोडियम की, सोडियम कभी पोटेशियम को नहीं हटा सकता, कैल्शियम कभी पोटेशियम को हटा नहीं सकता। यानी कि अगर मैं देखो बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग घटती अभिक्रियाशीलता। क्या बोलते हैं, घटती अभिक्रियाशीलता कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, घटती हुई अभिक्रियाशीलता कहते हैं। अब इस घटती हुई अभिक्रियाशीलता में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इस घटती हुई अभिक्रियाशीलता में हमेशा याद रखिएगा जो ज्यादा क्रियाशील होगा वही विस्थापित करेगा। जैसे यहाँ पे देखो जिंक है और कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ पर है। तो जिंक कैसा है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है किससे, कॉपर से। तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया, पर अगर मैं बोलूंगी कि CuSO4 से जिंक की रिएक्शन होगी, तो बेटा यहाँ सॉरी मैं अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने बोला आप लोगों से कि मेरे पास में यौगिक है ZnSO4 और मैंने उसमें तांबे की धातु डाली, तो क्या अभिक्रिया होगी, नहीं, ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, किस बेटा, कम क्रियाशील है किससे, जिंक से। जिंक ज्यादा क्रियाशील है तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। समझ में आई ये चीज, ठीक है। ऐसे ही बच्चा आप लोग देख सकते हो, लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो लेड क्या कर रहा है बेसिकली, तो लेड ने आप देख सकते हो कि यहाँ से कॉपर को हटा दिया है, खुद लेड क्लोराइड बना दिया है, कॉपर बाहर निकल चुका है। तो ये कहलाती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं अगली अभिक्रिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, नाम है इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो भाई ये अभिक्रिया क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज इसमें हो रहा है डबल विस्थापन, यानी एक नहीं बेटा, इसमें डबल विस्थापन होता है और बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी यौगिक के अंदर दो आयन तो होते ही है, एक धनायन दूसरा ऋणायन। तो मान लीजिए मेरे पास में कोई एक यौगिक की मैं बात कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम यौगिक, नाम है जिसका A and B। तो मेरे पास में AB नाम का कोई यौगिक है, तो मैंने बोला यार ये AB नाम का यौगिक है। तो A में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे इस AB नाम के यौगिक में A हमेशा धनायन में होगा, B ऋणायन में होता है, प्लस यहाँ पर C मान लीजिए धनायन है और D ऋणायन है। तो होगा क्या, दोनों के जो आयन है वो अदला बदली हो जाएगी। तो जो A धनायन है वो जाकर के D ऋणायन के साथ में क्या करेगा, कंबाइन होगा, एंड जो C धनायन होता है वो B ऋणायन के साथ में जाके कंबाइन होगा। एंड यहाँ बनने वाला है जो यौगिक, उसके नाम बता देती हूँ, तो आपको मिलेगा AD, है ना। तो A धनायन है, D ऋणायन है हमारे पास में, प्लस हमको मिल जाएगा C धनायन एंड B ऋणायन। तो इस प्रकार से हमारे पास यौगिकों की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डबल विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के मध्य में विस्थापन होता है, ठीक है, और इसमें दो बारी विस्थापन होता है, इन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा, एक एग्जाम्पल आप लोग लेते हो, बहुत एग्जाम्पल फेमस है, दिस इज कि हमारे पास में इसे बोलते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2।
बेरियम क्लोराइड का हमें क्या लेना है, जलीय विलयन। याद रखिए ये अभिक्रिया हमेशा नोट पॉइंट है बच्चा, कि जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया कर रहे होगे तो यह अभिक्रिया जलीय विलयन में ही संभव होती है। ठीक है, हमें हमेशा घोल बनाने पड़ेंगे और जलीय विलयन के अंदर ही इन अभिक्रिया को करवाना पड़ता है। तो आपके पास में BaCl2 का क्या है, जलीय विलयन है। इसके साथ हम लोगों ने मिलाया Na2SO4। सो बेसिकली Na2SO4 क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ये हमारे पास में है सोडियम सल्फेट। तो जब इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा आयनों का एक्सचेंज। तो आयनों का एक्सचेंज कैसे होता है, यहाँ पे हमारे पास में एक, जैसे अगर आप इससे तुलना करोगे तो तुलना करने पर आपके पास में ये A है, ये आपका B है, तो A जाएगा किसके साथ में बच्चा, C के साथ में, सॉरी आपके D के साथ में, यानी Ba जो है वो किसके साथ में कंबाइन होगा, वो SO4 के साथ में मिलेगा। एंड आपका जो Cl2 है वो किसके साथ में कंबाइन होगा, वो NaCl के साथ में कंबाइन होगा। तो इन दिस सिचुएशन हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा BaSO4 और साथ में बच्चा आपको मिल जाता है NaCl। तो ये हमारे पास में अभिक्रिया हुई है। अब जो बच्चों को कंफ्यूजन में डालता है वो ये कि यहाँ पर हमारे पास नमक का विलयन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया की एक बहुत अच्छी चीज होती है कि इस अभिक्रिया में या ऐसी प्रकार की अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रिया होती है कि कई बार जब ये रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिलता है, अवक्षेप भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सॉलिड रूप में होता है बेटा, ये जलीय विलयन नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चौक के बुरादे को हम लोग पानी में डालते हैं तो वो भी एक प्रकार का विलयन ही होता है। तो ये वो बेसिकली चौक का जैसे बुरादा हम लोगों ने पानी में डाला था, वैसे ही ये BaSO4 है जो कि सॉलिड होता है, यानी कि ठोस रूप में हमें परखनली के नीचे प्राप्त होता है। ये कहाँ मिलेगा हमको, ये परखनली में नीचे की ओर इकट्ठा होके मिलता है। तो ये होता है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग अवक्षेप। ये क्या कहलाता है, अवक्षेप होता है। और अवक्षेप कैसे होते हैं, जलीय विलयन में अविलेय या अघुलनशील। तो हम लोग लिख सकते हैं जलीय विलयन में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं ये, अघुलनशील। तो ये हमारे पास में बेटा दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। तो यहाँ पर इसको हम अवक्षेपन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर मेरे पास में Na2SO4 सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ में मिक्स किया जाता है तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बच्चा बेरियम सल्फेट जो होता है वो एक प्रकार का अवक्षेप है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बच्चा देखा होगा पोटेशियम आयोडाइड करके एक हमारे पास में यौगिक होता है। तो जब इसके अंदर हम लेड को मिलाते हैं, तो बेसिकली जब पोटेशियम आयोडाइड को हम लेड नाइट्रेट के साथ में मिक्स करते हैं तो लेड नाइट्रेट मतलब कि PbNO3। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इन सभी के हमें जलीय विलयन चाहिए होगी। याद रखिएगा इसका भी जलीय विलयन चाहिए हमें, किसका, लेड, आपके पोटेशियम आयोडाइड का भी हमें क्या चाहिए, जलीय विलयन चाहिए। पोटेशियम आयोडाइड भी एज ए एक्वियस सॉल्यूशन होगा, PbNO3 भी कैसे हो गए, एक्वियस हो गए, यानी कि जलीय विलयन होगा। अब दोनों के एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, ये आयोडीन जो है वो लेड के साथ में कंबाइन होगा, NO3 जो है वो पोटेशियम के साथ में कंबाइन होगा। तो क्या मिल गया हमारे पास में, पोटेशियम नाइट्रेट, तो KNO3 प्लस हमें मिल जाएगा PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। एंड पूरी अभिक्रिया में आप एक चीज नोटिस करिएगा कि हमारे पास में जो रिएक्शन परफॉर्म हुई है, जो रिएक्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, PbNO3 का होल 2, तो इस रिएक्शन के अंदर हमें जो यहाँ पर लेड आयोडाइड मिलता है ये एक पीले रंग का सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, एक पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, पीले रंग का अवक्षेप हमें मिलता है। तो ऐसी अभिक्रिया, यहाँ पर हमें एक और अभिक्रिया के बारे में पता चलता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परिणाम स्वरूप या ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हमें अवक्षेप का प्राप्त होता है, तो अवक्षेपन अभिक्रिया भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद में क्या मिलता है, एक अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है। ये अवक्षेप क्या होते हैं, एक प्रकार के अघुलनशील पदार्थ होते हैं। तो जो जलीय विलयन में कैसे होते हैं, अघुलनशील सॉलिड यानी कि ठोस होते हैं, इन्हें अवक्षेप कहते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे आखिरी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया बेसिकली कंबाइंड अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, जिसको हम रेडॉक्स बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपकी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड उपचयन का मतलब होता है बेसिकली, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, नाम होता है इसका
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये नाम भी काफी ज्यादा फेमस होता है इसका। तो नाम से आपको एक चीज समझ पड़ रही होगी कि उपचयन हो रहा है, इसके अंदर कुछ जुड़ता है, और वो कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ती है। यानी वो हर अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जब भी किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा हो या हाइड्रोजन जो है वो गैस बाहर निकल रही है ना। दो चीजें होती है बच्चा, आपको जो ध्यान में रखना है, पहला ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा होता है आपके पास में हाइड्रोजन गैस का निकलना, है ना, गैस का निकलना। ये दो चीजें होती है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है। तो पदार्थ के O2 का संयोग या पदार्थ में से हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना, दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अगेन, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस आपके पास में ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ती है तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास में क्या बन गया बच्चा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, और इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ क्या हुआ है? O2 का संयोग हुआ है, ठीक है। तो ऐसी वो हर अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। साथ में मान लीजिए इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं बेटा, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन का निकलना। इसमें क्या हो रहा है? O2 का संयोग हो रहा है। हम बात करेंगे अब हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए जिंक की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ में की जाती है, सभी जानते हैं जिंक जो है वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करके हमारे पास में बनाता है ZnSO4, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो आप सभी लोग देख रहे हो कि हमारे पास में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। यहां से क्या हुई है? H2 गैस का मुक्त होना। तो H2 गैस का जो मुक्त होना आप लोग देख रहे हो, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? इसके अंदर हमारे पास में H2 गैस बाहर निकली है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर आपके पास में ना इसमें कुछ दूसरी अभिक्रिया भी आती है एंड कुछ टर्म्स आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीकारक। तो जो हमारे पास में ऑक्सीजन देता है उसे हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को हम ऑक्सीकारक बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकारक है। तो जो ऑक्सीजन दे रहा है ना, जो ऑक्सीजन दे रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। और जिसका क्या हो रहा है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम बोलते हैं कि इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, किसके साथ में हुआ है? ऑक्सीजन के साथ में। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है? ऑक्सीकारक है, या इससे हम बोलते हैं उपचायक। दो नाम से फेमस है, दोनों के दोनों नाम आपको याद रहने चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरी जो विधि है, दैट इज आपके पास में अपचयन अभिक्रिया। कौन सी होती है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है? बेसिकली अपचयन में अब उल्टा होता है। अपचयन को हम अवकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। दो फेमस नाम है उसके, एक होती है अवकरण अभिक्रिया, दूसरी होती है आपके पास में अपचयन अभिक्रिया। दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस अभिक्रिया होती है। अब इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ बेटा रिएक्शंस की। तो पॉइंट नंबर 1, जैसे हमने बोला ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, ये उल्टी होती है। इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, मतलब कि बाहर निकलती है, या हाइड्रोजन गैस का जुड़ना। दो चीजें आप लोगों को नोटिस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जिसके अंदर हमारे पास में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक ऑक्साइड है, नाम है इसका जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। तो इसके साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन की, तो कार्बन क्या करता है? कार्बन ऑक्सीजन से यहाँ की जो ऑक्सीजन है चुरा लेता है। तो कार्बन ऑक्सीजन चुरा करके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या बनाएगा? ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ये क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है।
तो हमारे पास में यह जिंक ऑक्साइड, यह कार्बन, ये जिंक मिल गया और ये हमको क्या मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। नाउ हमें दूसरा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। यहाँ से क्या हो गया, O2 बाहर निकली है, ठीक है। तो जिससे O2 बाहर निकलती है उसे हम बोलते हैं कि इसका अपचयन हो गया है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका अपचयन हो चुका है। और जो अपचयन करता है, यानी कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को छीना ना, तो जो ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कि ये अवकारक है, या इसे हम कहते हैं कि ये अपचायक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दो चीजें देखनी है, अवकारक और अपचायक। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, जिसके साथ हमेशा ऑक्सीजन जुड़ेगी वो क्या करता है, उसे हम अवकारक या हम बोलेंगे कि वो एक अपचायक है। परंतु जिससे जहां से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, या जिसके पास जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती, समझना, जिससे जुड़ती है वो कहलाता है अपचायक, पर जहां से निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन में आपसे पूछूं ऑक्सीकारक कौन है, तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीकारक कहलाता है। तो इसके बाद आती है आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अब आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बेसिकली रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीकरण एंड अपचयन एक साथ में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस अभिक्रिया में हम बोल सकते हैं कि अपचयन और ऑक्सीकरण साथ साथ होता है। दोनों प्रोसेस, ऑक्सीकरण या अपचयन, है ना, साथ साथ होता है, एक साथ में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिया था बच्चा मैंने आप लोगों को, एक एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था आप लोगों को। हमारे पास में मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में जब हमने पास में क्या किया था, जब जनरली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉपर के ऊपर जब ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर की भूरे रंग की परत जो है वो कन्वर्ट हो जाती है काले रंग की परत के अंदर। तो वो जो काले रंग की परत होती है वो किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की। पर जब उसमें हम हाइड्रोजन गैस का प्रवाह करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, ये ऑक्सीजन चुरा लेंगी और जल का निर्माण कर देती है, साथ में हमें वापस से जैसा वैसा कॉपर मिल जाता है। तो इस पूरी अभिक्रिया के अंदर दो चीजें हुई है, एक जगह से ऑक्सीजन निकली है, दूसरी जगह से बच्चा जो हाइड्रोजन है उसके साथ में जाकर के हमारे पास में ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें नोटिस करना है। दो चीजें क्या नोटिस करना है, फटाफट से देख लेते हैं बच्चा। तो पहली चीज जो बच्चा मैंने आपको समझाने की कोशिश करनी है वो ये है कि इस जगह से ऑक्सीजन जो है O2 क्या हो गई है, बाहर निकली है। तो जहां से बाहर निकली है उसे हम बोलते हैं कि इसके ये ऑक्सीकारक है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, आपके पास में ऑक्सीकारक कहलाता है। और इसी का क्या हो रहा है, इसी का हम बोलेंगे रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन हो रहा है। समझना इस चीज को, दोनों चीजें एक जैसी है। जहां से जो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है उसी का अपचयन होता है। क्या बोला मैंने, जो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है उसी पदार्थ का अपचयन हुआ, यानी कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीकारक है और इसी का अपचयन हुआ है। अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना या इसी का अवकरण हुआ है, ठीक है। और जबकि हाइड्रोजन के साथ में क्या हुई है, O2 का जुड़ना या O2 जुड़ी हुई है ना, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी, जिसमें जुड़ती है वो क्या कहलाता है, इसे हम बोलते हैं कि यार ये अपचायक है। ये क्या कहलाता है, अपचायक है। और इसी का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। दो चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। जो ऑक्सीकारक होता है उसका अपचयन होता है, जो अपचायक होता है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। मतलब जो हमारे पास में एज अ अपचायक पदार्थ या अवकारक की तरह कार्य करता है उसी के अंदर जाके ऑक्सीजन जुड़ेगी। समझो इस चीज को, उसमें जो लिखा हुआ है कि जहां से हमारे पास में जो अपचायक होता है, जो अपचायक पदार्थ होता है, वहां पर ऑक्सीजन आकर के क्या हो जा रही है बच्चा, वहां पर ऑक्सीजन आकर के जुड़ जा रही है और उसी का ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि ऑक्सीकारक पदार्थ जो है वहां से ऑक्सीजन निकल गई है और उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो दो चीजें आप लोग देखो कि हमारे पास में अपचयन और बेटा ऑक्सीकरण दोनों एक साथ में होते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। इसके और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि
ये, जैसे कि ये, इसके अलावा ये एग्जाम्पल आप लोग देखो यहाँ पे, इस एग्जाम्पल में MnO2 के पास ऑक्सीजन है। मैंने कहा था जिसके पास ऑक्सीजन है वही क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। बेटा बिना सोचे समझे मैं बता रही हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जिसके पास में ऑक्सीजन है वही क्या कहलाता है आपके पास में, ऑक्सीकारक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है आपके पास में, ऑक्सीकारक कहलाएगा, और इसी का क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा। इसी का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो अभी हम देखते हैं कि कहां पे ऑक्सीकरण हुआ है। तो आप सभी देखो, मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज का जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गई है, बाहर निकल गई है। O2 निकली, क्लोरीन जुड़ गई, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, अब हमारे पास में ऑक्सीकरण हुआ है। तो MnO2 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। किसमें हुआ है ऑक्सीकरण, MnCl2 में हुआ। ओके जबकि दूसरी जो पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है, दैट इज कि HCl था हमारे पास में, और HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्या है, हाइड्रोजन है। अब बच्चों मैंने आप लोगों को दूसरी चीज हमेशा ये बताई है कि जहां से हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मेरे पास में जो HCl है, ठीक है, नाउ इसके साथ में ये यूज होगा, हम ऐसे बोलेंगे कि इसका ऑक्सीकरण हुआ है इसमें, और यह एक प्रकार का हमारे पास ऑक्सीकारक है, और इसका ऑक्सीकरण हुआ है उसमें, ठीक है। और ये इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है MnCl2 में, पर यह एक प्रकार से अपचयन हुआ है। मतलब MnO2 का ही क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्यों अपचयन हुआ, मैंने कहा था जिसका जो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है उसी का अपचयन होता है। और सॉरी किसमें हुआ है अपचयन बच्चा, उसका अपचयन किसमें हुआ है, माफ करना मुझे थोड़ा सा, मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, हाँ उल्टा बोल दिया था। तो यहाँ पे अपचयन किसमें हुआ है, तो भाई इसका अपचयन हुआ है MnCl2 में, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपके पास में क्या है, HCl है। तो HCl से क्या हुआ है आपके पास में, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारे पास में जो हाइड्रोजन क्लोराइड थी, तो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वहां से आप लोग देख सकते हो दो चीजें हुई है कि जाकर के जल यहाँ पर जुड़ा है, क्लोरीन जो है वो अलग हो गई। आप लोग देखो दो चीजें हो रही है, यहाँ पे तीन चीजें, अब समझ में नहीं आता एग्जाम को करे तो करे क्या। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या जुड़ा है। तो आपके पास अगर HCl से क्लोरीन बाहर निकली है तो क्या इसका मतलब है, नहीं। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो HCl के साथ में जाकर के ऑक्सीजन चिपक गई है, जुड़ चुकी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि HCl जो है वो H2O में जाकर के ऑक्सीकृत हुआ है। वो क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है। समझ में आया ये चीज कि आपके पास में HCl H2O में ऑक्सीकृत हुआ है, परंतु यह एक प्रकार का अवकारक है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपके पास में, यह एक प्रकार का अवकारक पदार्थ है। तो ये अवकारक है क्योंकि इसने ऑक्सीजन चुराई। जो ऑक्सीजन चुराता है वही अवकारक कहलाता है। और किसमें ऑक्सीकरण हुआ है इसका, ये हुआ है H2O में। तो ये समझो चीजों को कि इस प्रकार से आपको रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो याद रखनी है। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं इन रेडॉक्स रिएक्शन, पर मैं यही बात बोलूंगी बच्चा, आपको जो चीज याद रखना है वो ये है कि जो ऑक्सीकारक होता है, जो आपको हिंट मैं दे रही हूँ बच्चा, वो यही है कि हमारे पास में रेडॉक्स रिएक्शन की आपको जो चीज याद रखनी है, दैट इज कि मेरे पास में मैंने आपसे कहा कि जो भी ऑक्सीकारक होता है ना, तो यहाँ पर आप ये लग सकते हो कहीं पे, मेरे पास में जगह, एक मिनट, वेट अ मिनट, चलो यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली हमारे पास में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन की बेनिफिट यही होती है कि जो हमारे पास में ऑक्सीकारक पदार्थ होता है उसी का अपचयन होता है। मतलब अपचयन मतलब कि वहां से O2 निकलती है, ठीक है, ये हिंट है। और दूसरी चीज जो मैं आपको समझा रही हूँ दैट इज कि मेरे पास में जो अवकारक होते हैं, अवकारक या हमारे पास में अपचायक जिसको बोलते हैं, तो अवकारक पदार्थ जो भी होता है वही क्या करता है, वही ऑक्सीकृत होता है। उसी का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है, ठीक है। उसका ऑक्सीकरण होता है मतलब कि उसमें O2 का जुड़ना होता है। दो चीजें हैं, बस इतना हिंट रख लो, ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आने लगेगा।
तो ये थी आपकी होल बुक जो हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर ली है। तो दैट इज़ फॉर टुडे। सो गाइज हम लोगों ने लगभग जितना शॉर्ट में हम लोग और डिटेल में चीज़ों को समझ सकते थे, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन सेशन था, तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर जो है इस एक समथिंग घंटे में आपको समझ में आया होगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्यारा चैप्टर है। आई होप सो गाइज कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से डन करोगे। एंड इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो हम लोग इसको ज़रूर देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, सी या एंड टेक केयर।